हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सभी का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस में। तो अभी तक हम लोग ने ये जान लिया कि जो अर्थक्वेक होता है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक डेवलप हो सकते हैं, वो कौन कौन सी अर्थ के अंदर पोजीशंस हैं। अब अर्थक्वेक जो है वो पृथ्वी में जब डेवलप होता है तो उससे कुछ सीस्मिक वेव्स निकलती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक लेक्चर में कि भूकंपी तरंगें क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि जो भूकंपी तरंगे हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो कैसे जो सीस्मिक वेव्स हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करती हैं। कहाँ पर चीज़ें सॉलिड हैं, कहाँ पर लिक्विड हैं, फिर कहाँ पर सॉलिड हैं, फिर कहाँ पर लिक्विड है। तो ये सारी पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें कौन समझाता है? भूकंपी तरंगें समझाती हैं। तो ये किस तरीके समझाती हैं वो हम लोग सब लोग विस्तृत रूप से जान चुके थे। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कि ये जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, बेसिकली ये जो भूकंप है उससे कैसे इनका रिलेशन है, प्लस ये पृथ्वी के अंदर ये जो मूव करती हैं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करती हैं और कैसे मूव करती हैं, इनका मार्ग कैसा होता है, इनका जो पाथ है वो कैसा होता है, वो क्या एकदम स्ट्रेट होता है या कर्व होता है। जो मैंने आपको दो सिद्धांत बताए थे कि तरंग की गति कैसी होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तरंग का जो मार्ग होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसके पहले के जो मैंने दोनों वीडियोज़ बना रखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये चीज़ें एक कंटिन्यूटी में समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपनी अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आज के लेक्चर में सीस्मिक वेव के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग मूव करेंगे उसके बाद कहाँ पर, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में। चलिए देखिए किस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखा, अभी तक जो स्टोरी चल रही थी फिल्म की वो सीस्मिक वेव के इर्द गिर्द थी। अब देखिए ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। अभी क्या है कि पृथ्वी के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शांत मन से इन चीज़ों को सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करिए और इसको एक बार में दिमाग में बिठा लीजिए। पृथ्वी का वह केंद्र, वह बिंदु जहाँ पर ये जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होता है। क्या होता है? पृथ्वी का वह बिंदु जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, या क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर, भूकंप मूल जिसको बोलते हैं हिंदी में, भूकंप मूल। तो पृथ्वी का केंद्र जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति अगर हो रही है तो हमको पता है कि अर्थक्वेक का रिलेशन किससे होता है? फॉल्ट से। अब फॉल्ट के बारे में, फॉल्ट क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो लेक्चर जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको फॉल्ट, क्रैक और जो फ्रैक्चर है इन तीनों का डिफरेंस जो होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अर्थक्वेक वहीं पर डेवलप होता है जहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पर फॉल्टिंग होती है, जहाँ पर गैप हो जाता है, दो चट्टानें जो हैं उनके बीच में क्रैक हो जाता है। दूसरा ये कहाँ डेवलप होता है? जहाँ पर क्या होती हैं, प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं, जो हमने देखा था कि कैसे प्लेट जो है वो कन्वर्ज करके जिसमें टक्कर हो रही है, या वो दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, या वो एक दूसरे के ऊपर जो है उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, जिसको बोल रहे थे पैरेलल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जिसको बोलते हैं। तो ये अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर वो स्थान जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर। ये वो स्थान है जहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो डेवलप हो रहा है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर भी अर्थक्वेक डेवलप होता है वहाँ से उस पॉइंट से एक वेव निकलती है हर डायरेक्शन में। उस पॉइंट से एक तरंग निकलती है। सबसे पहले इस तरंग को बोलते हैं पी वेव। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी पॉइंट से एक तरंग निकलती है जो पृथ्वी के अंदर चारों दिशाओं में, हर दिशा में मूव करती है। अब देखिए पी वेव के बारे में हम लोग जान चुके थे कि पी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, कौन सी वेव है ये? इसका क्लासिफिकेशन होता था बॉडी वेव, और जो एस थी वो भी क्या थी? बॉडी वेव थी, और जो एल है वो क्या थी? वो सरफेस वेव थी। तो बॉडी वेव का मतलब मैंने आपको बताया था, बॉडी वेव कौन सी वेव्स होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर डेवलप होती हैं और अंदर ही मूव करती हैं, ये बाहर नहीं आती।
लिथोस्फीयर को क्रॉस नहीं करती, ये पूरा अंदर अंदर मूव करती रहती हैं और हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पी वेव जो है पृथ्वी के अंदर मूव करती हैं और हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो जहां पर भी भूकंप की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक जहां पर भी फोकस है, तो वहां से ये हर डायरेक्शन में पृथ्वी की तरफ निकलेंगी। अब सबसे ये जो पी वेव है, अब देखो ध्यान से, अगर पृथ्वी के अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है तो जाहिर सी बात है जो उसकी डेंसिटी है वो क्या हो रही होगी, वो कम हो रही होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई बंदा धरातल पे खड़ा है और वो पृथ्वी के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऐसा क्यों होता है। इसी का जस्ट अपोजिट, कि कोई बंदा धरती के अंदर है और वो स्थल की तरफ आ रहा है, वो सरफेस की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा कि डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर डेंसिटी कम हो रही है तो सीधी सी बात है जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हम लोग पहला अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ चुके थे कि जो तरंग का वेग होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है, घनत्व पे। तो अगर घनत्व कम हो रहा है, अगर डेंसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो अगर पी वेव पृथ्वी के अंदर से सतह पर आ रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि घनत्व कम हो रहा है। घनत्व कम हो रहे का मतलब है कि कण जो है अब दूर दूर जा रहे हैं, तो कण अगर दूर दूर होंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। यही पी वेव, अब हमको पी वेव के बारे में पता है कि ये कैसी वेव होती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि ये अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है कि इसमें जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो समानांतर मूव करते हैं। किसके समानांतर, तरंग के समानांतर। तो जैसे जैसे कण ये वेव जा रही है तो इसके पार्टिकल इस वेव के समानांतर मूव कर रहे होंगे, इस वेव के समानांतर मूव कर रहे होंगे, इस वेव के समानांतर मूव कर रहे होंगे, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये समानांतर मूव कर रहे हैं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग अगर किसी क्यू में खड़े हैं, किसी पंक्ति में खड़े हैं, फॉर एग्जांपल कि आप ट्रेन का टिकट लेने गए और प्लेटफॉर्म टिकट आप लेने गए और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए उस काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो आप अब वो जो लाइन है वो कैसी है, ये अगर काउंटर है तो ऐसे एक बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सारे लोग खड़े हुए हैं एक लाइन से। तो ये क्या है, पहले इस बंदे को टिकट मिलेगी तो ये चला जाएगा, फिर ये बंदा आगे आ जाएगा, फिर इसको टिकट मिलेगी तो ये चला जाएगा। तो एक एक करके तो ये क्या चीज़ हो रही है, ये पैरेलल मूविंग हो रही है, एक के बाद एक। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा खड़ा था जो थोड़ा सा हाई टेम्परामेंट का था, सन्नी देओल टाइप का, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से इसको जल्दी भी है जाने की। अभी ये क्या है, बीच में खड़ा है, बहुत देर से वेट कर रहा है और टिकट काउंटर वाला जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। तो इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसके अंदर का जो हीरो था वो जाग गया। अब इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करा, इसने देखा कि यहाँ पर एक दूसरा काउंटर था और वो वहाँ पे जो क्लोज्ड का बोर्ड लगा था, अब वो धीरे से हट गया। तो इसने क्या करा, दौड़ के यहाँ से इस लाइन को क्विट कर दिया। अब जब इसने इस लाइन को क्विट कर दिया तो अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो बताने का तात्पर्य ये है कि इन्हीं कणों में से कोई एक कण ऐसे होते हैं जो तरंग के समानांतर मूव करने की बजाय तरंग को छोड़ के और तरंग के परपेंडिकुलर, वेव के परपेंडिकुलर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई तरंग चल रही है, उसके कण समानांतर मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं, इसी के बीच में कोई कण होगा जो क्या कहते हैं, इस चीज़ को छोड़ के कुछ ऐसा उसको एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर, ये तो इसको जो फोर्स मिला था वो था इसका अंदर का गुस्सा, बट यहाँ पे जो कण है उसको जो फोर्स मिलेगा वो क्या है, वो यहीं से कहीं से इस पार्टिकल से इसको एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और वो इस दिशा में चलने की बजाय तो कण के लंबवत गति करने लगेगा, वेव के लंबवत मूविंग करने लगेगा। तो जब वेव के लंबवत मूविंग करने लगेगा तो यहाँ आपको पता चल रहा है वेव की डायरेक्शन ये है और कणों का मूवमेंट है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है, किसके, वेव के। तो अगर पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसवर्स वेव में। तो यही पी वेव जो है ये कहीं ना कहीं आगे चल के इसी से किसकी उत्पत्ति होती है, एक एस वेव की। इसी पी वेव से एक उत्पत्ति होती है
एस वेव की। जहां से पी वेव निकली है वहीं से एस वेव भी निकलती है। जब कणों का जो विस्थापन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर हो जाता है तो एस वेव पैदा हो जाती है। दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही माना जाता है, जिसको बोलते हैं फोकस। तो एस वेव का ओरिजिन भी यहीं से हो जाता है, बशर्ते इसके कण जो हैं वो किसी फोर्स के कारण, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण वो समानांतर ना जाके लंबवत गति करने लग जाते हैं। तो जब लंबवत गति करने लग जाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर वेव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं। और एस वेव भी क्या होती है कि बॉडी वेव है और ये हर दिशा में गति करती है, हर दिशा में इसका मूवमेंट हो रहा है। परंतु क्या होगा कि ये एस वेव की खास बात क्या होती है कि ये केवल ठोस में ही मूव कर सकती है, सॉलिड में। ये लिक्विड और गैस में मूव नहीं करती। तो जैसे ही इसको कहीं पर भी लिक्विड गैस मिलेगा ये वहां से इनविजिबल हो जाएगी, मतलब वहां से क्या होता है कि गायब हो जाएगी और फिर आगे इसका बढ़ने का कोई चांस नहीं बचता। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरीके से आउटर कोर के बाद जो एस वेव है वो एकदम से गायब हो गई, वहां से इनविजिबल हो गई है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहां पर मैंने आपको बताया कि जो पी वेव है उसका ओरिजिन कहां से होता है, फोकस से। फोकस से ओरिजिन होता है और वो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के अंदर चारों तरफ दिशाओं में मूव करती है। जैसे जैसे वो स्थल की तरफ बढ़ती है उसकी जो गति है वो धीरे होती जाती है। अब यहीं से एस वेव का भी उद्गम होता है, परंतु बस एस वेव का उद्गम होने के पीछे रीजन ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसी एक्स्ट्रा फोर्स, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण समानांतर ना चल के परपेंडिकुलर चलने लग जाते हैं। तो जब कण वेव चल रही है यूं, पार्टिकल यूं मूव कर रहे हैं, तो ये जो वेव होती है ये वेव क्या कहलाती है, एस वेव कहलाती है। अब एस वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, पी वेव से कम होती है। अब देखिए ध्यान से, जो पी वेव है, पी वेव जब धरातल तक पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो चुकी होगी। तो सबसे पहले, जीरो का मतलब है कि ये कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी धरातल पे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब पी वेव अब नीचे से ऊपर जा रही है, ज्यादा घनत्व से, है ना, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, पी वेव डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है। और जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है तो ये क्या करेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि धरातल पे पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल इसका प्रभाव कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम जो सरफेस पे जो वेव हिट करती है वो कौन सी वेव होती है, उसको पी वेव कहते हैं। पहली बार जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप, जिसको बोलते हैं भूकंपी यंत्र बोलते हैं, जिससे भूकंप को नापा जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे जो वेव डिटेक्ट होती है वो पी वेव डिटेक्ट होती है। तो जैसे ही पी वेव डिटेक्ट होती है तो यहाँ पर जो जोग्राफर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अब पता लगाने लग जाते हैं कि अब जो है इस जगह पर अर्थक्वेक आएगा, या इस जगह पर अर्थक्वेक का जो फोकस है वो है। ठीक है, उसका प्रोसीजर एकदम डिफरेंट है, वो हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले सरफेस पे कौन सी वेव हिट करती है, तो वो वेव है पी वेव। पी वेव का आगमन सरफेस पे सबसे पहले होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है और इसकी गति सबसे तेज है, तो ये सबसे तेज पहुंचने की कोशिश करती है सरफेस पे। इसके बाद जो एस वेव है, जो कहीं ना कहीं इसी पी वेव के कणों से उत्पन्न हुई है, इसी ओरिजिन से उत्पन्न हुई है, तो ये धीरे धीरे करके कहां पहुंचेगी, स्थल पे पहुंचेगी। तो सेकेंड टाइम जो वेव पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, एस वेव। अब देखो एस वेव भी क्या है, एस वेव जब यहाँ धरातल पे पहुंचती है तो उसकी भी वेलोसिटी धीरे धीरे कम ही होती जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि बीच में अगर कहीं पर भी लिक्विड आ गया तो एस वेव वहाँ पे इनविजिबल हो जाती है, तो उसके आगे बढ़ने का चांस ही खत्म हो जाता है। तो एस वेव से भी कोई डिस्ट्रक्शन यानी कि कोई नुकसान धरातल पे नहीं होता, तो एस वेव से भी कोई नुकसान नहीं होता। तो कहने का मतलब है पी वेव और एस वेव से ऐसा बोला जाए कि नो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, पी वेव से और एस वेव से कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। अब यही पी वेव और एस वेव, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही पी और एस वेव जो हैं ये आपस में मिलके, अब देखिए पी वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, एस वेव कैसी है, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है समानांतर चल रहे हैं, ट्रांसवर्स का मतलब है ऐसे कणों का मूवमेंट हो रहा है। तो यही दोनों वेव ये क्या करती हैं, अब देखिए कोई भी वेव अगर पृथ्वी के अंदर से चल रही है तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के अंदर पूरा क्या है, भूपर पट्टी है, और भूपर पट्टी में क्या है कि यार यहाँ पर चट्टानें मिलेंगी, कई सारे रॉक्स मिलेंगे। तो यही पी और एस वेव क्या करते हैं, जब रॉक से टकराते हैं तो कोई भी चट्टान है
है ना, उससे पी वेव टकरा रही है तो उसके पार्टिकल्स को मूव कर रही है, क्योंकि इसके अंदर से निकल रही है, तो इसके अंदर से निकल रही तो इसके पार्टिकल्स में कंपन हो रहा है, तो इन्हीं पार्टिकल्स में कंपन की वजह से एक नए टाइप की, और देखिए ये पी वेव इससे टकरा रही है, कहीं ना कहीं एक एस वेव टकरा रही होगी इससे, तो ये दोनों जो हैं इस चट्टान के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स को तो पैरेलल मूव कराएगी, कुछ को ट्रांसवर्स मूव कराएगी, तो एक इसके आउटपुट में इस चट्टान से निकल एक नई वेव को पाया गया कि चट्टानों से, इन चट्टानों से जब पी और एस वेव की क्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तब एक नए टाइप की वेव जनरेट होती है, उसी को बोलते हैं एल वेव। एल वेव जो होती है, यहां पर लिख रहा हूं साफ साफ देखिएगा, जो एल वेव होती है इसकी दिशा ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती है प्लस ट्रांसवर्स भी होती है। अब ये जो एल वेव है, इसके खास बात ये होती है कि अगर कोई वेव चल रही है तो इसके कण जो हैं वो पैरेलल भी मूव कर रहे हैं और प्लस कहीं कहीं परपेंडिकुलर भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों ही जो वेव का कॉम्बिनेशन होता है वो ग्राफ एल वेव में दिखेगा। इसमें श्रृंग और गर्त यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ भी दिखाई देंगे, प्लस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यानी कि संपीड़न और विरलन या फैलाव ये भी दिखाई देगा। तो ये जो एल वेव है, ये एल वेव का जो ग्राफ बनेगा तो ये इस तरीके का बनेगा। इसमें आपको ये ट्रफ भी दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देगा, और प्लस ये जो बोलते हैं इसको कि ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी आपको इसमें। तो ये कहीं ना कहीं, अब चूंकि चट्टाने हैं यहाँ पर, तो इन चट्टानों में से जब ये पी और एस वेव टकराते हैं तो जब एल वेव निकलना स्टार्ट करती है तो एल वेव की वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों से धीरे होती है, परंतु इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूपर पट्टी के पास होती है। तो जब भूपर पट्टी के पास उत्पत्ति होती है तो सरफेस तक ये आ जाती हैं, तो ये सरफेस पे जब आती हैं तो सरफेस पे आने पर ये सरफेस पे मूव करती हैं, ये सरफेस पे मूव करती हैं, जो एल वेव हैं ये कहीं ना कहीं सरफेस पे मूव करती हैं। इसी कारण ये जो रेड कलर की वेव देख रहे हैं आप, इसी कारण इसको एल वेव को क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, इसको सरफेस वेव कहते हैं। और यही जो वेव है, अब चूंकि ये सरफेस पे है और इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये अभी अभी डेवलप हुई है ताजी ताजी और अभी सरफेस पे आ गई, इसकी वेलोसिटी कम नहीं हुई, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में समझाऊंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, इसी वजह से इससे जो नुकसान होता है धरातल पे वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो एल वेव है, एक तो ये थर्ड टाइम जनरेट होती है और इससे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन किससे होता है, इस एल वेव से। और एल वेव की उत्पत्ति कैसे होती है, पी वेव और एस वेव जब किसी चट्टान से होकर गुजरती हैं तो उसके साथ क्रिया करके दोनों ही वेव, दोनों ही मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये इस चट्टान के कणों को समानांतर मूव कराएगा और एस जो है इस चट्टान के कणों को परपेंडिकुलर मूव कराएगा। तो इन दोनों के मिक्सचर से, पी प्लस एस प्लस रॉक, इन तीनों के मिक्सचर से एक नई वेव बनेगी जिसी को हम लोग बोलते हैं एल वेव, और ये धरातल पे घूमती रहती है। इसी की वजह से जो भूकंप है वो धरातल पे नुकसान करता है और धरातल जो है वो कंपित होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शेकिंग ऑफ द अर्थ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एल वेव का। अगर हमें भूकंप की जो है इंटेंसिटी को नापना है या भूकंप से जो नुकसान हुआ है, जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, उसको नापना है तो हमें एल वेव को देखना पड़ता है। और अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखना है तो हमें पी और एस वेव को देखना पड़ता है। पी और एस वेव बेसिकली समझाते हैं कि हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर लिक्विड है। एल वेव बताती है, एल वेव चूंकि बॉडी वेव है, ये बताएगी कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप है और कितना जो है ये नुकसान करेगा, कितना आघात पहुँचाएगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये है पूरा टॉपिक जो था वो था सीस्मिक वेव्स का। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि शैडो रीजन, जो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है कि कहाँ पर शैडो रीजन है। शैडो रीजन का मतलब वो रीजन कि कहाँ कहाँ पर पी वेव चलेगी, कहाँ पर एस वेव चलेगी, तो कहाँ कहाँ से ये दोनों वेव्स गायब हो जाती हैं। जैसे कल आप इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा कोर है उसमें आउटर कोर लिक्विड में था, इसलिए एस पूरी तरीके से वहाँ से गायब थी। तो ये जो आउटर कोर का रीजन है ये क्या है, इसको बोलते हैं शैडो रीजन। शैडो रीजन उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर
पर्टिकुलर उस वेव की जो होती है प्रेजेंस वो बिल्कुल नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है, उसकी एब्सेंस रिकॉर्ड करी जाती है, तो उस रीजन को बोलते हैं शैडो रीजन। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एस वेव थी, जो पी वेव थी, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, अर्थ के अंदर ये कैसे प्रोड्यूस हो रही थी और कैसे ये सरफेस तक कौन सी वेव पहुंच रही है, कौन सी ज़्यादा नुकसान कर रही थी, कौन सी कम नुकसान कर रही है, और एल वेव की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन कर लिया। अब आप एनसीईआरटी में ना इसका कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग ना एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है जिसमें ऐसा पृथ्वी के अंदर डायग्राम है जिसमें ऐसे पी वेव को ऐसे कर्व्ड फॉर्म में दिखाया है, एस वेव को दिखाया है, और उसमें बताया जा रहा है कि क्या शैडो रीजन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पी नहीं है, कहाँ कहाँ पर एस नहीं है, एक एंगल दे रखे हैं। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसमें जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं उसमें यूज़ हो जाएगी। ठीक है, बैकएंड पे इस नॉलेज का ना 5% उसमें यूज़ हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर वो आपको डायग्राम ना रटना नहीं पड़ेगा कि ये किरण ऐसे दब क्यों रही है, ये किरण ऐसे निकल क्यों रही है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है वेव के साथ। ठीक है, तो देख लीजिए, इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपने 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, बट फिर भी 2 मिनट सुन लीजिए, जान लीजिए, कुछ अच्छा जानने को पता चलेगा आपको। तो देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन जो है, अब देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक वेव है, लाइट भी एक वेव होती है। किस टाइप की वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। इसके कण जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, वेव ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली है भी क्या, ये मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं भूकंपी तरंगे, भूकंप क्या है, वो भी एक मैकेनिकल वेव है। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो गुण है ये इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ध्यान से देखिएगा बड़े शांत मन से, 2 से 3 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये आपका साइंस में भी यूज हो जाएगा प्लस ज्योग्राफी में भी यूज हो जाएगा। तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे आज। ठीक है, ये हमारा जो था सरफेस था, सरफेस पे एक ऐसा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। अभिलंब। अब क्या है कि इसमें कोई किरण आ रही है, फॉर एग्जांपल कि कोई किरण ऐसा इंसर्ट करा रही है। ठीक है, इसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, या इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, जो किरण आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर रिफ्रैक्शन की बात है, नॉट रिफ्लेक्शन। प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या मतलब, क्या रिफ्लेक्ट हो गया यानी परावर्तित हो गया। कोई प्रकाश की किरण आई और इसी धरातल से टकरा के क्या चली गई, वापस चली गई, तो इसको क्या बोल देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया है। बट हमें सॉरी, प्रकाश का परावर्तन हो गया है, मगर हमें प्रकाश की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि उसका अपवर्तन हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, कोई भी ना आपतित किरण ऐसे आ रही है, यहां पर ऐसे सरफेस पे आ रही है। अब इस आपतित किरण के कारण, इस आपतित किरण के कारण क्या हो रहा है कि ये आपतित किरण को क्या होना चाहिए था, सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था। ऐसा जैसे ये आ रही है, इसी का सीधा मार्ग अगर आप बनाओ तो ये ऐसे इसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। परंतु ये हुआ क्या, हुआ ये देखा गया कि ये किरण जो थी वो ऐसे आई। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किरण जो थी वो ऐसे आ गई, कहने का मतलब है ये जो अभिलंब है इसकी तरफ झुक गई, जबकि उसको सीधे जाना चाहिए, ये इस तरफ झुक गई। इसका मतलब है कि किरण जिस माध्यम से आई, वेव जहां से आई और जहां पे गई, ये दोनों जो मीडियम थे ये अलग हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये मीडियम 1 है और ये कौन सा मीडियम है, ये मीडियम 2 है। दोनों मीडियम, माध्यम अलग है। यहाँ पर जो कण है वो पास पास हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं। यहाँ पे जो कण है वो एकदम विपरीत है, पास पास भी दूर दूर भी, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक माध्यम से आने वाली, एक मीडियम से आने वाली कोई वेव, वो क्या कर रही है, वो दूसरे माध्यम में अभिलंब की तरफ झुक रही है, नॉर्मल की तरफ झुक रही है, नॉर्मल की तरफ झुक रही है। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अभिलंब की तरफ अगर इसका झुकाव हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुकाव हो रहा है, तो ये क्या है, हम इसको ये बोलेंगे कि किरण आ कहां से रही होगी, विरल से सघन की तरफ, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ।
इसका मतलब कि मीडियम 1 जो है इसमें जो कण होंगे पार्टिकल्स ऐसे इतनी दूर दूर होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे। और जो ये मीडियम 2 है इसके पार्टिकल कैसे होंगे, इसके पार्टिकल ऐसे होंगे, बहुत पास पास, बहुत पास पास, ऐसे बहुत पास पास है। तो ये वाला मीडियम जो है ये विरल है, इसके कण दूर दूर हैं। इसके कण क्या है, इसके कण बहुत पास पास है, बहुत घना है। तो कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कम घनत्व से, कम डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगे तो जो वेव होती है वो नॉर्मल की तरफ मूव करती है। ये फैलेगी नहीं, ये सिकुड़ेगी, और सिकुड़ के कहां पर आएगी, नॉर्मल की तरफ सिकुड़ के आएगी। अगर इसी का अपोजिट कर दें, इसी का अपोजिट कर दें, हम आपसे कहें कि अब जो किरण है वो क्या कर रही है, सघन से विरल की तरफ जा रही है, यानी कि डेंसर से कहां जा रही है, वो रेयरर की तरफ। यानी कि अगर ये माध्यम जो था ये डेंस था, यहां पे पार्टिकल बहुत पास पास है, तो आएगी तो वो क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो फॉर एग्जांपल कि ये मीडियम जो था इसमें बहुत कण पास पास थे, बहुत पास पास कण थे, ठीक है। अब इसके कण क्या थे, इसके कण बहुत दूर दूर बना लीजिए, इसके कण बना लीजिए ऐसे दूर दूर हैं, दूर दूर, बहुत दूर दूर कण है। अब देखिए ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है, विरल है। तो जब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो इस कण को, इस रे को सीधा निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं निकलेगी। ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर चली गई। ये रेड वाली कलर ये देखिए, तो ये कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, जिसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। मेरी बात ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं इसको, कि मैंने ये कहा आपसे कि कोई भी आपतित किरण, इंसिडेंट रे होती है, वो किसी और माध्यम से आ रही होती है, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो किसी और माध्यम में प्रवेश कर रही है, क्रॉस कर जा रही है सरफेस को। तो अगर क्रॉस कर रही है, तो अगर वो अभिलंब की तरफ झुक रही है, अगर वो अभिलंब की तरफ झुक रही है, तो इसका मतलब कि वो विरल से सघन में जा रही है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर मीडियम 1 जो है वो विरल है, यानी कि उसके कण जो है वो बहुत दूर दूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर एयर है और यहां पर ले लो ग्लास, अगर एयर से ग्लास में जा रहे हो, अगर एयर से ग्लास में जा रहे हो, तो जो ये रे है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, खिंच जाएगी, ठीक है। अगर ग्लास से, अगर अब इसको ले लो कि ये ग्लास है और ये एयर है, तो अगर ऐसा जा रहे हो, यानी कि सघन से विरल की तरफ जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल से काफी दूर निकल जाएगी, वो नॉर्मल से दूर निकल जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका हम यूज करने वाले हैं पृथ्वी के अंदर पी और एस वेव में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो जब तक मैं इस चीज को मिटा रहा हूं ना, तब तक आप अपनी कॉपी में जो आपने ये लिखा होगा फ्लो चार्ट, इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब पी और एस वेव हम पढ़ें पृथ्वी के अंदर तो आपको उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी साइंस की, जो भी आप जिससे भी विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट में जाके प्रकाश वाला चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़िएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जैसे आप कोई क्या करिए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसके अंदर कोई सिक्का डालिए या कोई भी ऐसा छड़ी डालिए, कोई भी स्टिक डालेंगे, तो आप देखेंगे बाहर से, अब आप एयर में खड़े हैं, बट जो इमेज है वो कहाँ पर हो रही है, वो लिक्विड में हो रही है। तो जो एयर है वो क्या है, विरल है, जबकि लिक्विड क्या है, डेंसर है। तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको सिक्का जो है पहले से बड़ा दिखाई देगा, या जो आप छड़ डाल रहे होंगे तो जितनी छड़ उस पानी में प्रवेश कर जा रही है, वो छड़ की जो लेंथ होगी वो टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, हल्का सा टिल्टेड होगी। तो ये ऐसा रियल लाइफ का एग्जांपल है। इसी को बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। कभी आप जैसे ग्लास में ऐसा नींबू डालिए, नींबू पूरा सजा नींबू ऐसा डालिए, तो आप देखेंगे जो नींबू का साइज है वो क्या होगा, वो पहले से बड़ा प्रतीत होगा आपको। तो ये सब कैसे दिख रहा है, कभी कोई ऐसे नदी में ऐसा सिक्का डालेंगे तो सिक्का पहले से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, रियल लाइफ एग्जांपल हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो आपको मैंने बताया कि जब कोई भी किरण आती है और वो कम डेंसिटी से हाई डेंसिटी जाती है, तो वो ऐसे ना जाके ऐसे झुक जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। अगर हाई डेंसिटी से वो लो डेंसिटी की तरफ जा रही है तो वो फैल जाएगी। फैल किसके रिस्पेक्ट में, ये अभिलंब के रिस्पेक्ट में। तो अब इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो आप यहां पे देखिए कि पृथ्वी के अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है इस समय, ठीक है। तो देखो, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और ये कहीं पृथ्वी का क्या है, सबसे कोर है।
कोर है पृथ्वी का, ठीक है। अब देखो क्या है, ध्यान से बढ़े। अब जो पी वेव है, पहले हम लोग पी वेव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एस वेव पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग यहां पे कौन सी वेव पढ़ने जा रहे हैं? पी वेव। तो अगर पी वेव, ये फॉर एग्जांपल कि ऐसा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल से जब पी वेव को इंसर्ट कराया गया, ऐसे पी वेव अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें तो पी वेव ऐसे जाएगी। तो दो चीजें याद रखना, एक तो जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? डेंसिटी के। और जो पाथ होता है, जो वेव का पाथ है, जो मार्ग है तरंग का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अंदर के, जो अंदर का सब्सटेंस है, ठीक है। अगर सब्सटेंस जो है वो सेम है तो जो पाथ होगा वो क्या होगा? एकदम सीधा। अगर सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट है तो पाथ क्या होगा? कर्व्ड, यानी कि वक्राकार होगा। ऐसा पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा, सीधा मतलब ऐसा होगा। तो मैंने ये आपके सामने यहाँ पर हिंट भी लिख दिए हैं ताकि आपको अब यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए एटलीस्ट। तो देखो ध्यान से, तो देखो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये नॉर्थ पोल है हमारा। अगर पी वेव को यहां पर इंसर्ट कराते हैं तो पी वेव जो है वो अंदर घुसते ही इसकी जो मार्ग है वो देखो ध्यान से, इसका मार्ग कैसा हो गया? इसका मार्ग वक्राकार हो गया। क्या वो सीधे आई? नहीं आई। इसका मार्ग कैसा हो गया? वक्राकार। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि पृथ्वी के अंदर का जो सब्सटेंस है, अंदर के जो मटेरियल हैं, वो कैसे हैं? टोटली डिफरेंट। वो कैसे हैं? टोटली डिफरेंट, नॉट सेम। जैसे ही पी वेव इंसर्ट कराई गई तो पी का मार्ग जो है वो वक्राकार हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां से पी वेव, दूसरी वेव इंसर्ट करा गई तो वो भी मार्ग उसका ऐसा हो गया। यहां से ऐसे वेव, ऐसे, ये सारी कोई सीधे नहीं आ रही है, सेम एज इट इज यहां पे देखा गया ऐसे करके। ये सारी जो पी वेव्स हैं ये पूरी पृथ्वी पे फैल रही हैं। अब ये क्या है? इनका मार्ग जो है वो वक्राकार होता जा रहा है। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट देखा गया ऐसे यहां पर कहीं पर, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये कोई ऐसी यहां पे भी वेव आ रही होगी, ये आप डायग्राम ना ऐसा बना लेना, समझ जाना, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी ऐसे करके और आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पी वेव ऐसे ऐसे दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे जो वेव है, जैसे जैसे पी वेव जो है वो अंदर आ रही है तो उसका मार्ग कैसा हो जा रहा है? वक्राकार होता जा रहा है। तो अगर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना प्रोटेक्टर रखो। अगर इन सब चीज़ों को ना एक सीध मान लोगे, नॉर्थ पोल, और इसको एक सीध में मान लो कि ये जो है ये एक सीध में है, तो ये पॉइंट कैसा होगा? ये पॉइंट कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री से थोड़ा सा और इधर जाया जाए तो ये कितना, यहाँ पर ये कितना पॉइंट हो जाएगा? 103 डिग्री। ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 103 डिग्री। ये भाई 90 डिग्री हो गया, ये 103 डिग्री हो गया, 103 डिग्री हो गया। अब 103 डिग्री के बाद देखा गया कि पी वेव जो थी वो दिख ही नहीं रही है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मैं ये समझाने के लिए बनाया था, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ये हमारा कोर है और कोर से ये चीज़ नापी गई तो ये देखा गया 103 डिग्री के बाद पी वेव गायब, इसके अंदर पी वेव। अब देखो ये आ रही है तो कोर के अंदर भी पी वेव जाएगी। कोर के अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि यार देखो, जो पी वेव है उसकी खास बात क्या होती है? सॉलिड में भी मूव करती है और लिक्विड में भी मूव करती है। तो कोर का जो आउटर पोर्शन है ये क्या होगा? लिक्विड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही पी वेव, एंड ये वाली जो पी वेव है ये इंसर्ट करेगी, तो इंसर्ट करते ही वो भी अंदर भी मटेरियल जो है वो सब सेम तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ध्यान से देखना। अब देखो ये पी वेव ऐसे आ रही थी, यहां से टकराने के बाद और अंदर घुस गई। ये वाली वेव जो टकराने के बाद और अंदर कंप्रेस हो गई। तो देखो हम धीरे धीरे पृथ्वी में जा रहे हैं, पृथ्वी में जाते जाते धीरे धीरे क्या हो रही है? डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ रही है तो कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्मल, अगर इसका नॉर्मल देखा जाए तो ये क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, ये और कंप्रेस हो रही है। प्लस इसकी क्या? वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब इस तरीके से बात करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब ये समझ में आ रहा है? तो कोर में भी ये वाला जो पोर्शन होता है, कोर में भी जो ये वाला पोर्शन है वो देखिए आप ब्लैंक जा रहा है। इस वाले पोर्शन में कोई वेव नहीं है डिटेक्ट होती, ये वाला पोर्शन भी ब्लैंक है। अब जैसे ही अगर क्रॉस करा जाएगा, यहां पे बात करी जाए
यहाँ कुछ 143 डिग्री 142 डिग्री के आसपास यहाँ पर फिर से क्या होता है, पी वेव डिटेक्ट होती है। तो ये कौन से एंगल है, 142 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से पी वेव डिटेक्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स के बीच में याद रखिएगा 103 डिग्री या 142 डिग्री, कहीं कहीं पर ये 103 जो है वो 105 डिग्री भी होगा, इसको ये 145 डिग्री भी बोल रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 105 से 145 या 103 से 142। तो आपको ये वाला जो रीजन है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये वाला रीजन है, जो आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, ये सारा रीजन कैसा है, ये शैडो रीजन है। ये कैसा रीजन है, शैडो रीजन। तो इसी को बोलते हैं क्या, शैडो रीजन ऑफ पी वेव। शैडो रीजन ऑफ पी वेव कहां से कहां तक, 143 से और 142 तक। ये 143 से 142 तक, तो दोनों तरफ अगर मैं इसको शेडेड बना दूं तो आई होप आप समझ जाइए। इसको जो ये वाला रीजन है, ये क्या है, ये शैडो रीजन है। यहां पर पी वेव की अनुपस्थिति है। पी वेव की अनुपस्थिति का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने इसके पहले बताया था कि पी वेव यहां से क्यों नहीं आ पाई, यहां पे क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि अंदर का घनत्व और ज्यादा था, तो वो अभिलंब की तरफ झुक गई, वो कंप्रेस हो गई, तो यहां पे निकल ही नहीं पाई, वो यहां से आगे बढ़ ही नहीं पाई, वो और इधर बढ़ गई। तो अब अगर इसको यहां से हटा दें, अब यहां से ये निकलेगी, इसको यहां से हटा दें, तो ऐसा, तो कोर के अंदर तो चल रही है, परंतु वो यहां पे नहीं आ पाएगी, वो यहां पे इस तरीके से नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी खाली रहता है, ये वाला पोर्शन भी खाली रहता है, परंतु कोर में पी वेव मिलती है। इसकी वेलोसिटी कम होती है, परंतु वो मिलती है। बट यहां पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज अंदर ये चीज अंदर कंप्रेस हो चुकी है, दोनों तरफ से ये अभिलंब की तरफ आ चुकी है, अब अभिलंब की तरफ मुड़ चुकी है, क्योंकि ये क्या है कि कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जा रही है। अब देखिए यहां से क्या है, अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ आ रही है। मेरी बात समझिए, कोर से कोई चीज निकल रही है बाहर, तो कोर में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और कोर से जब आप बाहर निकलोगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, फिर लो होती जाएगी। कायदे से देखा जाए तो आप अगर कोर से बाहर निकल रहे हो तो पृथ्वी के धरातल पे आ रहे हो, क्योंकि ये पृथ्वी और ये धरातल है पृथ्वी का। तो अगर आप कोर से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो धरातल की तरफ आ रहे हैं, तो जब धरातल की तरफ आ रहे हैं तो कम घनत्व की तरफ आ रहे हैं, और अब जब आप कम घनत्व की तरफ आ रहे हैं तो ये अभिलंब से दूर जा रही है किरण, तभी ये किरण तुरंत यहां तक फैल के आएगी, और ये किरण यहां तक 142 और 145 डिग्री पर आएगी। तो यहां का जो रीजन है, इसको बोलते हैं, ये पी का क्या है, ये शैडो रीजन ऑफ पी वेव है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा कुछ भी नहीं। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इनके पी वेव और सीस्मिक वेव्स को पढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको दिमाग में इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पर दो कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखने थे, तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट और एक जो प्रकाश का अपवर्तन था। तो जब भी विरल से सघन की तरफ तो कंप्रेस, सघन से विरल की तरफ तो एक्सपेंड। अगर ये चीज नहीं होती तो यहां पर अगर और सघन होता तो ये जितना एरिया आप देख रहे हो इससे कम एरिया यहां पे बनता, तो और ज्यादा बड़ा शैडो रीजन जो था पी का वो और बड़ा हो जाता। अभी शैडो रीजन इतना था, कितना शैडो रीजन है, 103 से 142 डिग्री तक। कितना शैडो रीजन है, 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। केवल इतने रीजन में पूरी पृथ्वी पे जो है वो पी वेव नहीं मिलती है। तो पी वेव जहां पर अनुपस्थित होती है कोई भी वेव, तो उसको बोलते हैं शैडो रीजन। जैसे आप वो पढ़ते होंगे कि जब आप क्लाइमेट पढ़ा होगा आपने, तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ का रीजन है तो वहां पर क्या है, अगर जैसे जो विंड होती है तो वो माउंटेन से टकराती है, तो माउंटेन साइड पे तो बहुत सारा रेनफॉल होता है, बट जो अपोजिट साइड होता है वहां पर क्या होता है, उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर वेपर होते हैं वो सब कंडेंस हो चुके होते हैं, वो सब रेनफॉल में वेस्ट हो चुके होते हैं। तो उधर जो एयर पहुंचती है वो कैसी होती है, एकदम ड्राई एयर होती है, तो बारिश ही नहीं कर पाती। जब बारिश नहीं कर पाती तो उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जो रेन शैडो रीजन होता है। रेन शैडो रीजन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर रेन नहीं होती। यहां पर शैडो रीजन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर पी वेव नहीं होती। कहां पर नहीं होती, 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज समझ में आई है तो जब तक मैं अपना काम कर रहा हूं आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं कि एस वेव क्या चीज है, एस वेव का शैडो रीजन क्या होता है।
नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाते रहिए। एनसीईआरटी एकदम बेसिक्स आपकी ज्योग्राफी है, तो कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो आपका बेस मजबूत करेगी। तो उसके नोट्स बना लीजिए ताकि बार बार आपको एनसीईआरटी बुक ना खोलनी पड़े। जब एक बार आपके बेस जो आपका जो इसको बोलते हैं नींव मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप रेफरेंस बुक पढ़िए। आप कोई भी ज्योग्राफी में बुक पढ़िए, माजिद हुसैन, बर्नवाल, जो भी आप जीसी लियोंग जो भी चाहते हैं, तो कम से कम अपना बेस अच्छा कर लीजिए। उसके बाद आप रेफरेंस बुक में आइए। और बार बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे तो क्या है, उसमें समय जाएगा, तो आप रेफरेंस बुक पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये एस वेव मैंने इंसर्ट कराई है, अगर मैंने एस वेव इंसर्ट कराई है, तो एस वेव की खास बात होती है कि वो केवल और केवल कहाँ पे मूव करती है, वो केवल मूव करती है सॉलिड में मूव करती है, और वो लिक्विड में नहीं जाती है। ये पृथ्वी का कोर है। तो जब एस वेव मूव कराई गई तो एस वेव को, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही है भाई, वो कोई नई वेव थोड़ी ना है, वो कोई विरली चीज़ थोड़ी ना है कि मतलब एकदम अनोखी है, तो वो ऐसे नहीं जिगजैग मोशन में मूव करेगी, नहीं, वो भी ऐसे ही मूव कर रही है। वेव ऐसे मूव करती हैं, पार्टिकल एस वेव में ऐसे से मूव करेंगे, बस फर्क ये होता है पी और एस में। तो उसका भी पाथ कैसा हो रहा है, वक्राकार पाथ कैसा हो रहा है, वक्राकार। तो कर्व्ड पाथ जिसका होता है, तो अंदर के सब्सटेंस कैसे होते हैं, डिफरेंट। अंदर का सब्सटेंस है तो मार्ग चेंज हो जाता है, मार्ग चेंज हो गया। जैसे ही एस वेव ने कोर में एंट्री करी, कोर का दरवाजा खटखटाया कि भैया हम आ गए, दरवाजा खोलो, तो कोर ने मना कर दिया कि नहीं, कोर जो है वो क्या है, लिक्विड में है, और आप एस वेव हो, आपके पास परमिशन नहीं है लिक्विड में एंटर करने की। तो क्या करेगा, यहां से मना कर देगा। तो एस वेव जो है वो यहां से गायब, इनविजिबल। अब यहीं पे एंटर नहीं करी तो यहां से निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब यहां से निकलने का सवाल नहीं पैदा होता, तो ये जो पूरा रीजन है, यानी कि 103 डिग्री से इधर 103 डिग्री तक, इतना पूरा रीजन ये जो है, ये किसका है, ये शैडो रीजन ऑफ एस वेव। ये किसका रीजन है, शैडो रीजन ऑफ एस वेव का। ये पूरा रीजन यहां से लेकर और यहां तक का जो रीजन है वो किसका है, वो एस वेव का शैडो रीजन है। तो अगर देखो ध्यान से, एक स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है, और वो तुम तभी बता पाओगे जब तुमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा कि जो एस वेव का शैडो रीजन होता है वो पी वेव के रीजन से ज़्यादा बड़ा होता है। पी वेव का रीजन तो दोनों तरफ 103 से 142 तक या 105 से 145 तक, इस तरफ ये हो गया, इस तरफ ये हो गया, परंतु जो एस का रीजन है वो पृथ्वी का इतना बड़ा एरिया कवर करता है। यहां पर ये जो मैंने लिखा है, ये ये किसके, इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखा हुआ है, एरिया। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो एस का शैडो रीजन है वो पी के शैडो रीजन से बहुत ज्यादा है। ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसको रटने की बजाय ये डायग्राम से याद कर लो कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा रीजन क्या है। अगर यहां पे भी मैं लिख दूं तो ये पूरा एस वेव का शैडो रीजन है। शैडो रीजन की हिंदी होती है छाया क्षेत्र, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो अगर ये चीज अब आपको समझ में आ गई है तो आपके जो सीस्मिक वेव्स हैं वो टॉपिक अब यहां पर कंप्लीटली ओवर हो चुका है, जितना कि हमको एनसीईआरटी में पढ़ना था, ठीक है। तो यहां तक मैंने कोशिश करी कि आपको ये सब चीजें समझ में आए। तो इसको बार बार देखिए रिपीट करके, जो लेक्चर नहीं समझ में आ रहा उसको रिपीट करिए, देखिए, ठीक है। इसके पहले के जो लेक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं वो भी देखिए। पहला चैप्टर जो था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वो भी मैंने कवर कर रखा है। हर एक पार्ट में आपकी सुविधा के लिए, ऐसा नहीं था कि मैंने 2 घंटे का पूरा एक लेक्चर बना दिया। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एक टॉपिक, अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार बता रहा हूं तो केवल एक ही टॉपिक, चाहे वो 20 मिनट 25 मिनट लगे हों, केवल तारों का जो निर्माण है वही डिस्कस हुआ है उसमें, उसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, ताकि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहे, वो आप अच्छे से समझ जाओ, फिर नया कॉन्सेप्ट में आओ, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी दिक्कत है आपको तो प्लीज़ वो वीडियोज़ रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाके और उनकी प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी में देखिए। और प्लस जो हम लोग ये चैप्टर इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ डिस्कस करा है, इसके भी ऑलरेडी 2-3 वीडियोस आ चुके हैं। उसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो उसको भी जाके देखिए और रिवाइज करिए, और प्लीज़ 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 नोट्स बनाइए। विदाउट आप नोट्स बनाए बिना मतलब पढ़ाई थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपकी, है ना। ये अभी थोड़ा सा हार्डवर्क करिएगा तो इसका आपको बहुत आगे फ़ायदा मिलने वाला है,
ठीक है। और आपको पता है कि मेंस का पूरा पेपर किसका होता है, राइटिंग का, लिखने का। तो आप नोट्स बनाएंगे तो उससे लिखने की एक हैबिट जनरेट होगी। तो जब तक, और वहाँ पर पता है आपको एक एक दिन में 2-2 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप अभी से ना हाथ की जिम स्टार्ट कर दीजिए, तो यहाँ से वर्कआउट जो है वो आपको फ़ायदा देगा। तो खैर, मुद्दे की बात ये थी कि अब जाके सीस्मिक वेव जो है इनको हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, एक एक पॉइंट, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने आपको कवर करा दी। अब इसको आप रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक करो, उसको शेयर कर दो, 1 सेकंड लगता है, मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इतना काम कर दो, है ना, तुरंत जाओ और वो जो एरो है ऐसे वक्राकार, ये जो PS और L का वेव का ऐसा सिंबल है, इसको टिक मार दो। टिक मारोगे तो तुरंत सोशल नेटवर्क वो ऐसा विंडो खुलेगा, उसमें जिसमें चाहो, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनको लगता है कि आपको भेजना है, उनको ज़रूर भेजो, उनको बताओ कि भैया ऐसा ऐसा करो। प्लस इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस का जो कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें कौन सा कोड यूज़ करेंगे, रैंक 10 कोड आप यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको देखो कितने सारे फायदे हैं, फीस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस अनअकैडमी प्लस में जो इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, इतने एजुकेटेड, इतने ट्रेन टीचर हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। प्लस इसके मॉक टेस्ट, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट डिज़ाइन करे जाते हैं, वो आपको देने को मिलेंगे। प्लस सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें रैंक 10 में कि आपको आरती मैम के गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा। और हमको पता है कि आरती मैम एक से एक छोटी से छोटी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से, कितने अच्छे से और कितने बेहतर तरीके से आपको समझाती हैं, ठीक है। प्लस उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, वो भी आपको पढ़ने के मिलेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं अनअकैडमी प्लस के। तो प्लीज़ इसको, कोर्स को खरीदिए, और खरीदने से पहले कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, तो रैंक 10, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो अब हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ है, एक बचा हुआ हमारा वॉल्केनिज्म, और एक बचा हुआ है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, जिसमें है क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में डिस्कशन। चलिए ठीक है।